जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आपके इस चैनल में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जीएस से लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो एसएससी लेवल हो, चाहे वो झारखंड लेवल हो, चाहे बिहार लेवल हो, चाहे वो रेलवे लेवल हो, तो आप लोग बने रहिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा गोपाल कृष्ण गांधी। यानी कि वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है, और उन्होंने जब अपना चुनाव लड़ाई कर रहा था, यानी जब चुनाव के लिए चुनाव में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था, डिफीट किया था। अब देखिए, मैं ऑपरेशन करता हूँ। हामिद अंसारी इससे पूर्व यानी कि भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे, और वेंकैया नायडू 13वें हैं, जो कि वर्तमान में चल रहे हैं। और गोपाल कृष्ण गांधी ये वेंकैया नायडू के विपक्ष में थे। ये क्वेश्चन अगर आता है विपक्ष में कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गांधी थे। मीरा कुमार, यह आपके बिहार सासाराम से सांसद रह चुके हैं, और यह पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो था सुमित्रा महाजन थी, जो इससे पहले 16वीं लोकसभा की अध्यक्षता कर चुकी थी। ठीक है, वह विदिशा से लोकसभा सांसद थी। अब बात करें पी चिदम्बरम, तो पी चिदम्बरम दोस्तों कांग्रेस के शासनकाल में वित्त मंत्री रह चुके थे। तो ये क्वेश्चन से मैंने इतना बताने का प्रयास किया। तो वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति बनने के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति से। दोस्तों, वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति यानी 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने अपने चुनाव राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने मीरा कुमार को पराजित किया था। तो राष्ट्रपति मीरा कुमार को पराजित किया था, और उपराष्ट्रपति ने गोपाल कृष्ण गांधी को। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना ऑपरेशन क्यों, देखते रहिए। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बन गए। याद रखिए कितने नंबर के दोस्तों, 13वें। श्री रामनाथ कोविंद ने श्री नायडू को 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। अब देखिए इसमें से एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा, श्री रामनाथ कोविंद ने यहाँ पे देखिए, श्री रामनाथ कोविंद ने वेंकैया नायडू को शपथ दिलाई है। यानी इससे कंसेप्ट आपका ये नहीं कर रहा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। इससे पहला क्वेश्चन ये कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट को जो शपथ जो दिलाते हैं वह वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को जो दिलाते हैं वह प्रेसिडेंट देते हैं। यानी कि गिव एंड टेक का फॉर्मेशन होता है। और याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो होते हैं यानी राष्ट्रपति को जो शपथ जो दिलाएंगे वह सीजेआई दिलाते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान में भारत के 48 नंबर के जो सीजे है वो है रमन्ना HC रमन्ना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह 24 अप्रैल 2021 को अपॉइंटमेंट हुए थे इनका। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई दिलाता है, जो कि भारत में वर्तमान में 48वें सीजे रमना है। ठीक है, तो इस टाइप से है, आप लोग का ये देख सकते हैं। और भारत का रामनाथ कोविंद अभी भारत में राष्ट्रपति है। अब देखिए इसके बारे में और लिखा हूँ, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं संसद। सबसे पहले यहाँ जानिए संसद। तो भारत का संसद जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब इसके आप लोग अंग मान सकते हैं। इसको एक ट्रिक है सरल या सरला। तो संसद जो होता है आर्टिकल नंबर, यह आर्टिकल मैं बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने हैं, 78 ले सकते हैं। राज्यसभा के लिए 17 है, और लोकसभा 80। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यह गड़बड़ा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। तो ये बताना चाहता हूँ, जो संसद होता है, संसद को जो आर्टिकल नंबर होता है वह 79 होता है, और राज्यसभा का होता है 80, और लोकसभा का होता है 81। अब अगर हम लोग बात करें एंग्लो की, तो याद रखिएगा ना, लोकसभा में जो एक एंग्लो आता था ना, तो वह आर्टिकल नंबर 331 के तहत आते थे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यानी संसद के दोनों सदस्य, यानी एक राज्यसभा होता है एक लोकसभा, ये दोनों के निर्वाचित और उसके साथ साथ मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए राज्यसभा में 233 जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं, अब 12 होते हैं मनोनीत, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यानी कि 245 पूरे के पूरे इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और लोकसभा में दोस्तों कुल
543 भाग लेते हैं। अब बात रही, पहले दो थे, दो एंग्लो आते थे, लेकिन संविधान संशोधन 104 के तहत, यानी 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अब एंग्लो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके साथ जो विधानसभा में भी जो पार्टिसिपेट करते थे एंग्लो ने, उसको भी सदस्यता को रद्द किया गया। संशोधन नंबर आप लोग ध्यान में रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, अब रामनाथ कोविंद के बारे में भी कुछ ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति जो जो बनते हैं, यानी कि 25 जुलाई 2017 से बनते आ रहे हैं। कब से? 25 जुलाई 2017 से। अब 25 जुलाई को याद रखिएगा ना, सबसे पहले इस दिन जो बने थे संजीव सिंह रेड्डी, तो आप लोग जानते होंगे संजीव सिंह रेड्डी को। तो भारत के सबसे युवा और यानी कि इसके खिलाफ कोई भी नहीं, बिना विपक्ष के ये जीते थे। संजीव सिंह रेड्डी सबसे युवा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उसके साथ साथ यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह सके हैं, और उसके साथ साथ इसके विपक्ष में एक भी नेता नहीं थे, इसलिए इसे सबसे युवा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी जो है ना, 22 जुलाई 2017 के बाद रामनाथ कोविंद भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप लोग ये माइंड में रखिएगा। इससे पूर्व याद रखिएगा, 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 के बीच में भारत के पूर्व यानी कि वित्त मंत्री अर्थात राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, जो कि बंगाल से थे, दद्दा भी कहते थे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को माइंड रखिएगा। और राष्ट्रपति का जो शपथ होता है उन्हें सीजेआई दिलाते हैं, आर्टिकल नंबर 360 के तहत, और 61 के तहत महाभियोग लगता है। चलिए अब देखिए, इससे पूर्व रामनाथ कोविंद 2015 से 2017 तक, ध्यान दीजिएगा, बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा, इसके साथ साथ 1994 से लेकर 2006 तक रामनाथ कोविंद राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप लोग जान के जरूर रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था, याद रखिए, वो भी मैं बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आइए, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। चलिए अब देखिए, मानव शरीर में सबसे कमज़ोर मांसपेशी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मांसपेशी क्या होता है। देखिए, मांसपेशी जो होता है ना, एक प्रकार का टिश्यू होता है। अब टिश्यू किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो मांसपेशी भी एक प्रकार का टिश्यू होता है। और ये जो टिश्यू होता है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जिस प्रकार बोन और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, उसी प्रकार मांसपेशी भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कमजोर मांसपेशी क्या है? तो इसका राइट वे में आंसर जो आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टेपिज आएगा। अब यहाँ पे बंदा ये आता है कि स्टेपिज कहाँ की मांसपेशी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, यह आपकी कान की मांसपेशी होती है। कहाँ की होती है दोस्तों? कान की। याद रखिए, कान की होती है। और कान की सबसे छोटी हड्डी होता है, उसको बोलते हैं ये स्टेपिज। हड्डी की बात किया तो कान की होती है, जिसे बोलते हैं स्टेपिज। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी की बात किया तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। अब देखिए, इसका भी कुछ ऑपरेशन करता हूँ। देखिए, अस्टेपिडियस। तो देखिए, अस्टेपिडियस मानव शरीर में सबसे कमजोर और छोटी कंकाल की मांसपेशी है। यह लंबाई में केवल 1 मिलीमीटर से अधिक। इसका उद्देश्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस को स्थिर करना होता है। तो इससे आप लोग माइंड में रखिएगा। और ये कहाँ पाया था? कान में। ठीक है, अब देखिए, सेकेंड ऑप्शन था मत्स्य टेर या जबड़े की मांसपेशी मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सबसे मजबूत अगर हड्डी की बात किया तो फीमर का, लेकिन मांसपेशी की बात की जाए तो मत्स्य टेर। ठीक है, जो कि आपका जबड़े में होती है, और हड्डी फीमर में होती है, जो कि जांघ में होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें चेतन भगत द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। चेतन भगत से जब भी बुक की बात रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ डिजिट आ गया, मैथमेटिक्स में जहाँ डिजिट आ गया, याद रखिएगा, जहाँ डिजिट आया आप लोग उसे मार सकते हैं। तो इसमें देखिए 2020 है ना, तो आप लोग इसे मार दीजिए, यानी रिवॉल्यूशन 2020। ठीक है, इस
के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया, जो कि एक ट्रिक है। अब देखिए चेतन भगत के द्वारा जो जो बुक लिखा गया उसका भी मैं लिस्ट लाया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले रिवॉल्यूशन 2020। अब देखिए इसमें जो जिक्र किया, यह बुक 2011 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए ये जो बुक है इसमें प्यार, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा पर आधारित चेतन भगत द्वारा 2011 में लिखा गया उपन्यास है। इसकी कहानी एक प्रेम त्रिकोण, भ्रष्टाचार और आत्म खोज की यात्रा से संबंधित है। इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। अब देखिए इसके द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास महत्वपूर्ण। देखिए पहला क्या लिख रहा है, 5.1। देखिए 5 आ रहा, याद रख लीजिए। 1 नाइट, यानी देखिए 1 भी एक संख्या में आ रहा। द कॉल सेंटर, द कॉल सेंटर इसमें तो नहीं, एक अपवाद हो गई है। देखिए द 3 मिस्टेक, इसमें भी हो गया। 2 स्टेट, तो यानी कि 3 स्टेट हो गया, 3 मिस्टेक्स हो गया, 5 पॉइंट्स हो गया, फिर 1 नाइट हो गया, यानी सभी डिजिट से रिलेटेड है। तो इसे हम लोग चेतन भगत मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके द्वारा जितना और भी है इसमें देख सकते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड है, फिर वाइट यंग इंडिया वाट्स है, मेकिंग इंडिया अवेसम है, और इंडियन गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल्स है। तो इसे आप लोग माइंड में रख लीजिएगा। वैसे मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अगला, विश्व विरासत सूची में भारत की निम्नलिखित गुफाओं में कौन सा शामिल नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, विश्व विरासत दिवस कब मनाया था, तो यह मनाया था हमेशा 18 अप्रैल को। ठीक है, और विश्व विरासत में यानी कि भारत के तरफ से अभी तक वर्तमान समय कुल 40 प्लेस को शामिल किया गया, यानी वर्तमान, यानी कि आप लोग को मैं 2021 तक बता रहा हूँ, कुल 40 प्लेस को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा प्लेस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो मैं उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा आप लोग, जो 40वां जो प्लेस है ये करेंट अफेयर के अनुसार आ सकता है। तो 40वां जो प्लेस है ना, वह आप लोग याद रखिए गुजरात के प्लेस है, और 39वां जो तेलंगाना के है। तो अब ये बात आता है कौन सा प्लेस है, तो गुजरात के धौलावीरा है, जिसकी को JP जोशी ने किया था 1967-68 के दौरान। और 39वां जो है ना वह तेलंगाना के रामसी है, तो इसे जोड़ा गया है। तो आप लोग इसे माइंड में रखिएगा, यानी कुल विश्व विरासत सूची में भी स्थान है आपका 40 ठो है। ठीक है, और इसमें एक ऐसा है, एक प्लेस है जिसे बोलते हैं मिसित, और उसका नाम है दोस्तों कंचनजंगा वह प्लेस है जिसे हम लोग मिसित सूची में रखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, विश्व विरासत सूची में कौन सा शामिल नहीं है, तो आप लोग याद रखें, एलिफेंट गुफाएं भी है, एलोरा गुफाएं भी है, भीमबेटका भी है। भीमबेटका आपका 2003 में शामिल हुआ था। उदयगिरी गुफा शामिल नहीं है। ठीक है, और 2 वर्तमान में जो शामिल हुआ उसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक रमप्पा मंदिर है और एक धौलागिरी है जो कि 40वां है। एक तेलंगाना का है और एक गुजरात का है। आप लोग इसे माइंड में ज़रूर रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंस है। और विरासत दिवस हमेशा 18 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए देखिए, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, एलोरा गुफाएं जो कि हिंदू, जैन और बौद्ध के लिए हैं, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रॉक आश्रय विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कोल विद्रोह किस कारण से प्रारंभ हुआ था, तो कोल विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो कि झारखंड की जमीन पे ये लड़ा गया विद्रोह है। झारखंड की, ये हमेशा याद रखिएगा, यह झारखंड की जमीन पे लड़ा गया विद्रोह है। और इसका जो तत्कालीन कारण था ना, कोल से भूमि के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के खिलाफ हुआ था। अब ये जो हुआ था ना, वह याद रखिएगा 1831 से 32 के बीच में हुआ था ये। अब देखिए मैं इसके बारे में ऑपरेशन करता हूँ, आप लोग देखिए, मैं इसमें प्रोवाइड किया हूँ। देखिए, बुद्धू भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर में जनजातीय लोगों ने ब्रिटिशों के विस्तारवाद नीति के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसमें नेतृत्व करता कौन था दोस्तों, बुद्धू भगत। कब हुआ था, 1831 और 32 में। मेन आप लोग को यही माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन में और ज़्यादा ऑपरेशन कर दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था, तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज का संकल्प किया गया था। एक होता स्वराज,
एक होता है पूर्ण स्वराज। अगर स्वराज की बात किया जाता, अगर स्वराज की बात किया था तो यह आपका बात किया गया था 1906 में, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात किया गया ना तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, 1929 मार दीजिएगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर सेशन में किया गया था, रावी नदी के किनारे। तो आप लोग इसका आंसर ए मार सकते हैं। ठीक है, स्वराज की बात किया जाए तो 1906, पूर्ण स्वराज तो 1929। अब मैं कांग्रेस के बारे में यहाँ पे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, जो कि सुनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का जो शब्द है वह सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का यूज किया था, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और कांग्रेस का अर्थ होता है मिलन या समूह, लोगों का समूह होता है कांग्रेस का अर्थ होता है। कांग्रेस जब चुनाव में पहली बार जब भाग लिए थे, यानी कि आज़ादी के बाद, यानी 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 से 52 के बीच चला था। 25 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच चल रहा था ना। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए पहला पहला लोकतंत्र के बारे में बता रहा हूँ। पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से आपका फरवरी 1952 तक चला था। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया था। तो कांग्रेस पार्टी जब भाग लिया था ना तो उसका चुनाव चिन्ह जो था ना वह 2 बछड़ा छाप था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 2 बछड़ा छाप था। और इसमें जो कांग्रेस ना काफ़ी विजयी हुआ था, यानी 368 वोट लाए थे, बशर्ते 379 वोट में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी में सभी भारत के हर राज्य में उन्होंने अपना चुनावी रैली किया था, और वह बुरी तरह से, यानी पूरा अच्छी तरह से वह जीता था। और इसका जो अगेंस्ट पार्टी था ना वह याद रखिएगा जनसंघ पार्टी थे। और जनसंघ जो पार्टी थे ना उनका जो चुनाव चिन्ह था वह दीपक छाप था। और इसका जो मेन थे ना, याद रखिए इसका भी स्थापना 1951 में हुआ था। इसका जो मेन थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ठीक है, और याद रखिए एक चीज़ और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इस कांग्रेस को, यानी कि 1951 में जो पहला लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ था ना उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी पार्टिसिपेट किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुल लोकसभा के 6 चुनाव लड़े हैं, और 6 के 6 चुनाव वो हार चुके हैं, ऐसा था उनके बारे में। ठीक है, आप लोग ये माइंड में रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में ऑपरेशन तो इतना किया। अब देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में और कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्व था उसके बारे में ऑपरेशन कर रहा हूँ, देखिएगा। पूर्ण स्वराज घोषणा, भारत की आज़ादी की घोषणा 19 दिसंबर 1929 को हुआ था, माइंड में रखिएगा। 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी की गई थी, जिसमें कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र आत्मशासन हेतु लड़ने के लिए संघर्ष किया था। आप लोग को इसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें डेट मेंशन कर देता हूँ, 19 दिसंबर 1929 को किया था। ठीक है, अब देखिए आज़ादी से पहले आईएनएस का सबसे महत्वपूर्ण सत्र, सबसे पहले 4 को मैं बताता हूँ। देखिए 85, 86 भी मैं बता दूंगा, 87, 88, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद कीजिए, बकमई। क्या याद कीजिए दोस्तों, बकमई। बाद से याद रखिएगा बम्बई में कांग्रेस का पहला सेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। कहाँ से हो गया, 86 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। अगला माह से मद्रास में, इससे इलाहाबाद है। यानी प्लेस आप लोग 85 से 88 तक याद कर सकते हैं। ट्रिक है बकमई। अब पहला जो हुआ था, देखिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। पहला जो 1885 में हुआ था बॉम्बे में हुआ था, गोपाल यानी कि गोकुल धाम बनर्जी पे हुआ था। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, जो कि प्रथम अध्यक्ष थी। और ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी ना आयरिश थी, याद रखिएगा। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आयरिश थी और यह प्रथम अध्यक्ष थी ये। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए 1886 में जो हुआ था, 1886 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था उसमें प्रथम बार भारतीय किया था, और उसमें किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये इंपॉर्टेंस है। और दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार किए थे। इससे बाद 1893 में भी किए थे। ठीक है, और एक 1906 में भी किए थे, 5 में बल्कि। तो अब इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा ना, दादा भाई नौरोजी को वायुव्रत पुरुष भी कहते हैं। तो ये दो हो गया। अब देखिए तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि यह पहली बार इसे किसी ने मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी। तो पहला मुस्लिम अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब ने किया था। ठीक है, 1887 कहाँ पे किया था, मद्रास में। ठीक है, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंस है। ये इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें पहला अंग्रेज ने अध्यक्षता किया था, यानी कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब देखिए इसके बाद और भी मैं बता रहा हूँ।
आज़ादी के पहले आईएनसी देखिए 1907 जब नरम दल और गरम दल की बैठक हुआ, यानी कि जब विभाजन हुआ था, तो उस समय जो विभाजन किया था रास बिहारी घोष, बोस नहीं, याद रखिए घोष, एकदम याद रखिए घोष था, बोस नहीं था। कांग्रेस की विभाजन के समय इन्होंने कार्य किया था, घोष, याद रखिए GH। आइए देखिए दोनों में GS क्या होता है, आपस में विभाजित हुआ था इसलिए। अगला 1916 जो कि लखनऊ में हुआ था, तो उसका में जो अध्यक्षता किया था AC मजूमदार, जो कांग्रेस का पुनः मिलन के रूप में माना जाता है। अगला एनी बेसेंट का भी यहाँ पे बैठक हुआ था 1917 कलकत्ता में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में। देखिए कांग्रेस की पहली महिला, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अगर अध्यक्ष अगर बात करें तो एनी बेसेंट की नाम लिया जाएगा, ठीक है। और एनी बेसेंट जहाँ भी आएगा आप लोग याद कर लीजिएगा आयरलैंड, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, ठीक है। और यह 1895 में ये भारत आई थी, ठीक है, 1893 में, सॉरी। और ये भारत आई, उन्होंने कांग्रेस में समर्थन किया और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। और अगर प्रथम भारतीय की बात करें ना, प्रथम भारतीय तो 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू, जो कि आगे मैं जिक्र किया हूँ। देखिए 1923 काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि यह सबसे युवा यानी अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। और उसके साथ साथ याद रखेंगे ना 1900, एक मिनट मैं आगे बता दूंगा, अबुल कलाम आज़ाद भी सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अगला 1924 याद कीजिए, गांधी जी जब चौरी चौरा कांड जब किए थे ना, तो उसके बाद निकल पड़े थे, तो उन्होंने बचने के लिए क्या किया था, यानी कि वो कांग्रेस ज्वाइन किया था और कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया गया। तो उन्हें बेलगांव यानी कि कर्नाटक यानी बेलगांव में जो पड़ता है वहाँ के अध्यक्षता बनाया गया था। गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष बना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हुई 1924 में, ठीक है, याद रखिए। 1924 में गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन सा स्टेशन था, बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला 1925 यह कानपुर में हुआ था सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये सब। अगला 1929 ये तो मैं जिक्र नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू जो कि पूर्ण स्वराज की मांग किया था। 1937 ये इसलिए इंपॉर्टेंस है ना, कांग्रेस का एकमात्र ऐसा सेशन जो कि गांव में हुआ था, ये गांव में होने के कारण ऐसा ये फैजपुर में हुआ था, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और JL नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला ध्यान दीजिएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था त्रिपुरा, एक था हरिपुरी एक था त्रिपुरी, तो 1938 में हरिपुरी में किया था और 1939 में त्रिपुरी में किया था, तो याद रखिएगा ये चीज़। तो 1938 में कहाँ हुआ था, हरिपुरी, और 1939 में त्रिपुरी, और 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने झारखंड में करवाया था, जो कि 52वां था, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सब जब हारा था, PT सीतारमैया के वह छोड़ के चला गया था गांधी जी की वजह से। अब देखिए 1947 में मेरठ में, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये NTPC एग्जाम में भी बना था क्वेश्चन। तो 1947 में मेरठ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता JP कृपलानी किया था। यानी आज़ादी के समय अगर बात किया था तो उसकी अध्यक्षता किया था JP कृपलानी ने किया था। कहाँ पे किया था, मेरठ में। तो मेरठ तो याद ही रहेगा आप लोगों को, तो प्लेस भी आप लोग याद रखिएगा बशर्ते। और कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष कोई नहीं, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष की अगर बात करें ना तो सोनिया गांधी है, और अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी। और ये सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता जो है ना, याद रखिए 1983 में मिला है, ठीक है, ये आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। और कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यानी 1998 से लेकर 2018 तक यानी लगभग 20 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षता बनी रही है सोनिया गांधी। यानी सबसे कम समय के लिए, सबसे मैक्सिमम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई है थी। अभी वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में किसमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं ऑपरेशन करूँगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले आप लोग को सूत्र में बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग फंसे नहीं। इसका जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, माइंड में आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों को ग्लूकोज लिखना है, तो ग्लूकोज में कार्बन हेक्सोज होता है, यानी देखिए N6 होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, C6 हो गया, H2nO6,
ये फॉर्म होते हैं, और ये कीटोन के फॉर्म में होते हैं, यानी नोन के रूप में होते हैं। ठीक है, तो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ग्लूकोज का ही रूप होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे माइंड में रखिएगा। तो अगर बोलेगा ना द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है CnH2nOON होता है, ये आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें से क्वेश्चन ये बोल रहा कि सबसे अधिकतम कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है। वैसे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वसा से, 9.1 प्राप्त होता है किलो कैलोरी। और प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से जो देखिए, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी दोनों से, लेकिन वसा से जो पाई जाती है 9.1 कैलोरी। ये ऊर्जा की बात किया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अगर बात किया ना, सबसे ज़्यादा मूंगफली से मिलता है। ठीक है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में। ये माइंड में ये भी रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में सबसे आम और प्रचुर मात्रा में शर्करा, फाइबर और स्टार्च होते हैं। यह मूंगफली, पनीर, खाद्य पदार्थ, मीठे आलू, ब्राउन चावल इत्यादि से प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर। अगला, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। पहली महिला बात कर रहा, तो पहली महिला वही होगी जिन्होंने भारत के आज़ादी में भूमिका निभाई, नहीं बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी में भूमिका निभाई, यानी उनका नाम है आयरन लेडी इंदिरा गांधी, यानी कि इनका नाम हो गया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो ये अब मैं इसका लिस्ट में तैयार करता हूँ। देखिए, पूरे भारत रत्न से संबंधित यहाँ पे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अब तक याद रखिएगा, भारत रत्न कुल 48% को मिला है, याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो क्या आप बताइएगा, भारत रत्न। अब इसकी जो शुरुआत हुई है ये भी मैं बता देना चाहूँ, भारत रत्न की जो शुरुआत हुई 1954 से हुई है, और जो पहला मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधे कृष्ण को मिला, और एक बार में मैक्सिमम 3% को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका पूरा ऑपरेशन किया हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता 1971 में क्यों मिला, क्योंकि आप लोग को पता है 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1971 में इसे मिला था। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली अन्य महिलाएं, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप लोग याद रखिएगा, IMMLA। देखिए, आई से हो गया इंदिरा गांधी, एम से हो गया मदर टेरेसा, फिर देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, फिर हो गया लता मंगेशकर, और देखिए ए से हो गया अरुणा आसिफ अली, फिर ये जो ये एम से हो गया MS सुबह लक्ष्मी। तो इसे IMMLA याद करते हैं, यानी टोटल 5 को मिला है। आप लोग फिर से मैं बता देता हूँ, IMMLA, ये आप लोग स्टेप से याद कर सकते हैं। आई से हो गया इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को कब मिला था आप लोग बताइए, 1971 में। एम से हो गया मदर टेरेसा, इन्हें मिला 1980 में। फिर अरुणा आसिफ अली, इसे मिला 1997 में, 1997। और MS सुबह लक्ष्मी, इन्हें मिला 1998 में। और लता मंगेशकर को 2001 में मिला है। आप लोग इसे माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिए भारत रत्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। अब यह जो प्राइज जो स्टार्ट हुआ 1954 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1954 से स्टार्ट हुआ। अब देखिए क्या लिख रहा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर, सार्वजनिक सेवा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण और दुर्लभ उपलब्धियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। भारत रत्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान पदक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली, देखिएगा यहाँ पे, वर्तमान पदक प्लेटिनम के बने एक पित्तल पत्ते के आकार में है। यानी कि वर्तमान जो पदक जो होता है ना, वो याद रखिएगा प्लेटिनम के एक पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, एक और देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखी होती है, और दूसरी ओर सत्यमेव जयते लिखा होता है। यानी कि जो भारत रत्न जो अवार्ड मिला होता है ना, वह प्लेटिनम से बने पीपल पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, याद कीजिएगा, उसमें प्लेटिनम का होता है PT। ठीक है, 78 इसका एटॉमिक नंबर होता है, और इसमें देवनागरी में भारत रत्न और दूसरी ओर सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए
भारत रत्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत रत्न पदक का निर्माण पद्म विभूषण, जिसकी स्थापना हुआ था 1954 में ही है। पद्म भूषण, पद्मश्री, यानी ये तीनों सबसे बड़ी होती है भारत रत्न, उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा होता है अवार्ड भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। परमवीर चक्र, अन्य नागरिक और अन्य सैन्य पुरस्कारों के साथ कोलकाता के अलीपुर टकसाल में किया जाता है। तो इसका जो निर्माण जो होता है अलीपुर के टकसाल में किया जाता है। अब देखिए भारत रत्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इसका जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। अब पहले सम्मानित 1954 में हुआ, कौन कौन हुआ था? पहला अगर बात की जाए एज ए पर्सन तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकेंड चक्रवर्ती राज गोपालाचारी और थर्ड सीवी रमन, जिन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ। देखिए इससे पहले जो लास्ट मिला था, देखिए 2015 में मिला था, ये इंपॉर्टेंस है इसलिए 2015 में जो मिला था मदन मोहन मालवीय जो को मरणोपरांत मिला था, और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। यानी 2015 में 2 व्यक्ति को मिला था। एक था आपका मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय को इसलिए मिला था क्योंकि 1915 में आत्मसभा सम्मेलन का स्थापना किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि आज हमारे बीच नहीं है, यानी कि इनका जो मौत हुआ था 16 अगस्त 2018 को हुआ था। तो इन्हें भी आप लोग भारत का 45वां भारत रत्न से अवॉर्डेड किया गया। और मैं यानी जो 2019 में मिला है, तो 2019 के बारे में बता देना चाहता हूँ। 2019 में भी 3 व्यक्ति को मिला। सबसे पहले प्रणब मुखर्जी को मिला है, याद रखिएगा। एक होता भूपेन हजारिका, एक नाना सिंह, एक नानाजी देशमुख को मिला। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी को मिला जो है वह राष्ट्रपति थे, वो यानी कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, इसलिए मिला था। और भूपेन हजारिका एक होते हैं ये नाना देशमुख, तो नाना देशमुख समाज सेवक के लिए इन्हें मिला था, तो याद रखिएगा। अब तक भारत में कुल 48% को भारत रत्न मिला है। और अगर क्वेश्चन आता है कि 2019 में कुल कितना व्यक्ति को मिला है, तो 3 व्यक्ति को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना सिंह देशमुख को मिला है। ठीक है, तो इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। और एक बार मैक्सिमम 3 को ही भारत रत्न मिलता है। अगर पहला मरणोपरांत की बात किया जाए, तो पहला जो मरणोपरांत ना लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, और इन्हें मिला था 1966 में मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला, इनकी जो मौत हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान था और इससे पूर्व राजधानी अस्ताना थी। अगला, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप लोग बता सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, मुख्य रूप से बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे वायुमंडल में 0.03% अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इतना मैं आज लाया था आज के क्वेश्चन में। अब कैसा लगा आप लोग को, आप लोग बताइएगा। ठीक है, और मैंने पूरा ऑपरेशन करने का प्रयास किया हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। इसमें मैं कुछ करंट भी बताया हूँ, और हमेशा स्टैटिक को मैं करंट से जोड़कर बताता रहूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैंने काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ और पूरा कंसेप्ट के साथ नॉलेज भी दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।